गुलबर्गा शहर में आज बहुजन समाज पार्टी के प्रेसिडेंट गुलबर्गा नॉर्थ एस्पिरेंट कैंडिडेट महमूद शाह ने आज एक पब्लिक मीटिंग करते हुए बताया कि बीजेपी आए दिन मुस्लिम और दलित को टारगेट कर रही है। इस पे कांग्रेस और जेडीएस खामोश बैठी है। मैं सारे गुलबर्गा की आवाम से अपील करता हूं कि आप बहुजन समाज पार्टी का हाथ मजबूत करें। इस मौके पर दिनेश गौतम साहब सेंटर कोऑर्डिनेटर के अलावा दीगर पार्टी के लीडर्स कार्यकर्ता मौजूद थे। आइए देखते हैं गुलबर्गा न्यूज की ये रिपोर्ट। बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, जिंदाबाद जिंदाबाद बीएसपी जिंदाबाद। ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ದೇಶದಿಂದ ಏನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ। ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ದೇಶದಿಂದ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಯಾರು? बीजेपी। वो आम आदमी है ना, वो बीजेपी का बच्चा हो, बीजेपी का बी टीम हो। आम आदमी वो भी ब्राह्मणवाद का पार्टी है। बंधुಗಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಿ ಅದನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾದ ಪಕ್ಷ ಇದೆ ಬಂಧುಗಳೇ। ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ भारत जोड़ो यात्रा करते इस देश में, इस राज्य में बीजेपी विजय संकल्प यात्रा करते, इस राज्य में जेडीएस पंचरत्न यात्रा बोल के करते। लेकिन इस देश में, इस राज्य में बहुजन समाज पक्ष एक ही पक्ष संविधान यात्रा करते हैं। बंधुಗಳೇ, साथियों, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರಬಹುದು, ಬಿಜೆಪಿ ಇರಬಹುದು, ಜೆಡಿಎಸ್ ಇರಬಹುದು, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಇರಬಹುದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ये सब पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है। ये सब पार्टी टिप्पू सुल्तान के विरोधी पार्टी है। हम लोग को समझना चाहिए। इसीलिए मैं क्या बोलने को जा रहा बोले तो हम दलित मुस्लिम इकट्ठा होना चाहिए। हम दलित मुस्लिम एक हुए तो बस, वो ब्राह्मण है ना, उसको हम लोग उत्तर से नहीं, इडी इंडिया से बाहर दबाने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं साथियों। इसलिए हम लोग बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है। बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने की वजह से हम लोग उत्तर में बहुजन समाज पार्टी का अभ्यर्थी को हम लोग जिताना है। बहुजन समाज पार्टी का अभ्यर्थी को जिताने की वजह से हम लोग कर्नाटक में सीएम बनना जाना है, ये जरूरी है। आपका ये में सिर में रहना है। क्योंकि बोले तो हम लोग अभी आगे 10 साल ನಾವೇನಾದರೂ ಮೈ ಮರ್ತಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಉಳಿಗಾಲ ಇಲ್ಲ, ದಲಿತ और ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ನಮಗೆ ಉಳಿಗಾಲ ಇಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಇನ್ನಿತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾದಿ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಹುಜನ್ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬಹುಜನ್ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂತೇಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಜನ್ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ। जय भीम, जय टिप्पू सुल्तान। समाज पार्टी के गुलबर्गा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे सुनील जी का, ताकि वो पार्टी के बारे में बहुत कुछ अच्छी तरह से हमको समझाए। टिप्पू सुल्तान का जो तलवार हमारे वोट की तरफ था, वोट के जैसे हमको इस्तेमाल करना चाहिए, वैसा हमको एक मैसेज देने के वास्ते तो सबकी तरफ से उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और नेक्स्ट हमारे बहुजन समाज पार्टी के कर्नाटक के इंचार्ज हमारे स्टेट महमूद शाह, उन्होंने एक दो बात करना बोल के मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यहाँ पे जो गुलबर्गा नॉर्थ है, आज देखिए यहाँ पे पीने के पानी की कोई सहूलत नहीं है। आज रोड की ऐसे हालत है हमारे। आज गली में जाके देखिए, आज रोड बनने को तैयार नहीं है। आप जो वोट डालते हैं 5 साल के बाद आपको एमएलए
आज 5 साल में दिखा तो अगले 5 साल में दिखता है यहाँ पे एमएलए। सिर्फ आप एक 500 रुपए के वोट के लिए 500 रुपए दे के एक वोट डालने के बाद आपको नेक्स्ट टाइम उन फोन लगा के बात करे तो आपको बेंगलुरु में है बोलता हूँ। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, हमेशा आपके लिए काम करने के लिए तैयार है। चाहे डिपार्टमेंट का मसला रहो, चाहे कौन से भी मसला रहो, आपके लिए हमेशा काम करने के लिए तैयार है। आज दलित, मुस्लिम, ओबीसी सब एक होके आप हाथ मजबूत करिए बीएसपी का। इतना ही बोल के मैं अपनी जगह लेना चाहता हूँ। इस मीटिंग के बारे में साथ भारतीय संविधान के रचयिता और नारी के मुक्तिदाता बोधि सत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, देश भर में बहुजन समाज को जगाने वाले बामसेफ, बीएसपी, बामसेफ, DS4 और BVF और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय श्री काशीराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए दलितों, शोषितों, आदिवासियों, पिछड़ों एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों के मान सम्मान और स्वाभिमान की प्रतीक, सामाजिक परिवर्तन की महानायिका, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश में 4 बार बनी मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए एवं उनके नीति निर्देशों में आस्था रखते हुए आज इधर गुलबर्गा नॉर्थ की विधानसभा में सभी आए बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं, आप सभी को मेरा जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। एक उर्दू में एक कहावत है, नोचा गया मेरे परों को। ये मुस्लिम समाज कह रहा है इस बात को, वो ऐसा महसूस कर रहा है मुस्लिम समाज। क्या महसूस कर रहा है कि नोचा गया मेरे परों को बस इतने कसूर पर, क्यों हमने की गुलिस्तान में क्यों हमने की कफस में गुलिस्तान की गुफ्तगू। समझ में आया कुछ? मुस्लिम जब से देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने सोचा कि अब हमारी बेहतरी के रास्ते, तरक्की के रास्ते खुलेंगे और मौका मिला कांग्रेस पार्टी को। 2005 में मुस्लिम समाज के लिए न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर कमेटी का गठन किया गया और 2006 में वो बनके पेश कर दी गई। इस कमेटी का भी हाल वैसा ही रहा जैसे बाबा साहब ने ओबीसी समाज के लिए एक रिपोर्ट तैयार करके दी थी कांग्रेस को 5 फरवरी 1951 को, और हिंदू कोड बिल की एक रिपोर्ट दी थी। तो कांग्रेस ने ना तो हिंदू कोड बिल की रिपोर्ट को पास किया था, ना ही पिछड़ों की जो रिपोर्ट बनाई थी ओबीसी की, ना उसको लागू किया था। इसीलिए बाबा साहब ने दुखी मन होकर के कानून मंत्री पद से 27 सितंबर 1951 को कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक वैसे ही मुस्लिम समाज ने जिस तरह से कांग्रेस को चुना, कांग्रेस को अपनी मां स्वीकार करा, एक तरह से ये समझा कि हाँ कांग्रेस ही हमारा भला कर सकती है। तो जब 2005 में सच्चर कमेटी बनाई गई न्यायमूर्ति राजेंद्र जी के माध्यम से, 2006 को वो पेश कर दी गई, तो पूरे देश में मुसलमानों की स्थिति क्या थी ये उस रिपोर्ट में दर्शाया गया। क्या था कि जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जो रोजगार में जो उनका ग्राफ था वो 3% पर आके टिक गया पूरे देश में। 10वीं क्लास के बच्चों का केवल 7% उनकी भागीदारी दिखाई गई
जो मुस्लिम समाज के बच्चे 10th क्लास में पढ़ते थे, पूरे देश का यदि आंकड़ा निकाल के दिया उन्होंने, तो 10वीं क्लास के बच्चे जब 10वीं में फेल हो जाते हैं तो फिर वो पढ़ते नहीं है, तो उनका ग्राफ केवल 7% था। डिग्री कॉलेजों में उनका ग्राफ घट करके 4% हो गया। सुनो भाई, क्या बोल रहे हो? जो जहां जा रहा है बैठने दो। ये यूनिवर्सिटियों में उनका ग्राफ 3% था मुस्लिम समाज के लोगों का। जहां सच्चर कमेटी में लिखा गया था कि उनको रोजगार मिलना चाहिए, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, सामाजिक स्तर उनका बढ़ना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, जहां मुस्लिम समाज की आबादी है वहां बैंकों की व्यवस्था होनी चाहिए, उन्हें लोन की सुविधा देनी चाहिए, उन्हें ऋण मिलना चाहिए, जहां मुस्लिम समाज की आबादी है वहां स्कूल खुलने चाहिए, डिग्री कॉलेज खुलने चाहिए, प्राइमरी स्कूल खुलने चाहिए, और 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने इस बात पर बिल्कुल भी जोर नहीं दिया, कांग्रेस ने अमल नहीं किया। आप देखेंगे मुस्लिम समाज देश में 15% है, 15% मुस्लिम समाज है पूरे देश के अंदर, और दलित समाज भी 15% है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को छोड़ करके 5 मुख्यमंत्री 1962 से लेके 1982 तक बने, सिर्फ 5 मुख्यमंत्री, और जबकि एक गैर कांग्रेसी था। लेकिन 1982 के बाद में ऐसा मुस्लिम समाज ने क्या कर दिया, कौन सी गलती होगी मुस्लिम समाज से कि जो 1982 के बाद में एक भी मुख्यमंत्री आज तक नहीं बना? क्या नहीं बनना चाहिए था 1982 के बाद में? आप बताइए। 1982 के बाद में मुस्लिम समाज का एक भी मुख्यमंत्री नहीं बना, प्रधानमंत्री नहीं बना। ये लोग राष्ट्रपति बना देते हैं, उपराष्ट्रपति बना देते हैं, और जो जिम्मेदारी देनी है उसको दे देते हैं, लेकिन जो मेन पावर है प्रधानमंत्री की, उससे ये लोग वंचित रखते हैं। राष्ट्रपति तो कितने बने, कितने आए, कितने चले गए, उनका कार्यकाल आप देखेंगे तो कुछ खास नहीं रहता है समाज के हित में, जनहित में। वो भी राष्ट्रपति भी सिर्फ जिसकी केंद्र में गवर्नमेंट होती है उसी का राष्ट्रपति होता है, और उसी की बात उसको माननी पड़ती है। राष्ट्रपति अगर अपनी बात को मनवाने की कोशिश भी करता है और केंद्र ने, मंत्रिमंडल ने उस बात को अस्वीकार कर दिया, तो उसको राष्ट्रपति को अपनी बात मनवाने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यदि उसे रिजाइन देना पड़ेगा, लेकिन मंत्रिमंडल की बात उसको माननी ही पड़ेगी। इसीलिए इन लोगों ने मुस्लिम समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को राष्ट्रपति तो बनाया, लेकिन प्रधानमंत्री बनाने की इन लोगों ने कभी नहीं सोची। क्यों नहीं सोची, इस बात पर आपको चिंतन करना चाहिए। इसलिए नहीं कि इन लोगों ने ये पहल प्रधानमंत्री बनाने की कि ये लोग इस देश में जो अपना स्टेटस है उसको मेंटेन करके रखना चाहते हैं, जो मनुवादी व्यवस्था है उसको कंटिन्यू करके रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे राज, देश से आजादी से पहले भी हमारा राज रहा और आजादी के बाद भी हमारे राज रहना चाहिए। इसीलिए ये स्टेटस को मेंटेन करके रखना चाहते हैं। आप के समाज से मुख्यमंत्री तो बन सकते हैं, आपके समाज से विधायक बन सकते हैं, आपके समाज से सांसद ये लोग बना सकते हैं, लेकिन ये लोग आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, किसी भी कीमत पे नहीं बनाएंगे। तो अब आपके पास में अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट आपके पास में यह है कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में 30 नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी ने जितना आदर सम्मान मुस्लिम समाज को दिया,
मुझे लगता है शायद किसी को ना मिला हो। माननीय बहन जी ने अरबी, उर्दू, फारसी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में बनवाई। माननीय बहन जी ने 100 मदरसों को एडिट किया गया। जो मुस्लिम समाज के लोग मदरसे बना करके बच्चों को तामील देने का काम करते हैं, शिक्षा देने का काम करते हैं, तो माननीय बहन जी को आभास हुआ कि इनको यदि हम एडिट कर देते हैं, इनको सरकारी सुविधा दे देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा और ये इनकी प्रोग्रेस होगी शिक्षा में। माननीय बहन जी ने 5000 उर्दू टीचरों की भर्ती निकाली और जो मुस्लिम समाज का जो बैकलॉग था उसको भी भरने का काम किया माननीय बहन जी ने। माननीय बहन जी ने पहली बार देश में ऐसा हुआ कि जो 14 साल तक के जो छात्र छात्राएं थी उनको फ्री ऑफ कंपलसरी एजुकेशन माननीय बहन जी ने अपने शासनकाल में की। ये पहली बार हुआ बहुजन समाज पार्टी की सरकार में। वजीफे की यदि शुरुआत हुई तो बहन जी के शासनकाल में हुई। जो ओबीसी में जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको सर्टिफिकेट इशू नहीं होते थे, उनको 27% का जो लाभ है उनको नहीं मिल पाता था। माननीय बहन जी ने व्यवस्था की मुस्लिम समाज के लोग भी अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ये व्यवस्था माननीय बहन जी ने की। सुन्नी बोर्ड और वक्फ बोर्ड को माननीय बहन जी ने अलग से उसको गठित किया, अलग से एडिट करवाया, अलग से फंड रिलीज किया माननीय बहन जी ने। हज जाने वाले यात्रियों के लिए भी माननीय बहन जी ने सुविधाएं की, हज बनवाए माननीय बहन जी ने। आप यदि उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि जब तक बहन जी की सरकार थी एक भी हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगा नहीं हुआ। जो मथुरा के अंदर जो मस्जिद थी, जब फैसला सुनाया जा रहा था तो माननीय बहन जी ने प्रशासन को यह आदेश दिया, पूरे देश में यूनिवर्सिटी, कॉलेज सब बंद हो गए थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सब बंद करवा दिए थे कि सांप्रदायिक दंगा ना हो जाए। लेकिन माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, माननीय बहन जी ने कहा, प्रशासन को टाइट किया, ना तो कोई कॉलेज बंद होगा ना कोई यूनिवर्सिटी बंद होगी, सब यथास्थिति चलता रहेगा। जो कोई मवाली, गुंडे, बदमाश जो जाते हैं मस्जिद की तरफ टर्न करने के लिए तो 3 सर्कल बनाए कि पहले तो उन्हें हवा में एक बार फायरिंग करो कि वो पहले सर्कल को क्रॉस ना कर पाए। यदि कर देते हैं, पहले सर्कल को क्रॉस कर देते हैं तो दूसरी बार में उनके पैर में गोली मार दो। अगर फिर भी नहीं मानते, आगे आते हैं, तीसरे सर्कल की तरफ बढ़ते हैं तो फिर उनको शूट कर दो, उनकी डेथ कर दो। माननीय बहन जी ने ये ऑर्डर प्रशासन को दिए। किसी की मजाल नहीं थी कि जो मस्जिद की तरफ को नजर भी उठा कर देख सके, कोई परिंदा पर नहीं मार पाया। और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट जब फैसला आया तो आप सभी लोग जानते हैं, माननीय बहन जी का शासन कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करना है। आज उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है, कानून का राज नहीं चल रहा है, जंगल राज चल रहा है। उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर मुस्लिम समाज भयभीत है, मुस्लिम समाज डरा हुआ है। कभी गाय के नाम पर, कभी बीफ के नाम पर, कभी मॉब लॉन्चिंग के नाम पर, कभी किसी तरह से मुस्लिम समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको डर बैठाया जा रहा है उसके दिमाग में, कभी हिजाब के नाम पर। तो ये बीजेपी सरकार जब इन कामों को करती है तो कांग्रेस कभी विरोध नहीं करती है। करती है क्या? और आप लोग कांग्रेस को अपनी मां मानते हैं। मां क्या अपने बेटों के साथ में पक्षपात करती है? एक सौतेली मां भी अपने बेटे के साथ में पक्षपात नहीं करती। और मुस्लिम समाज के लोग तो कांग्रेस को अपनी रियल मदर मानते हैं। जब जब बीजेपी ने मुस्लिम समाज के अधिकारों को कुचला है, जब जब उनको धमकाया है, डराया है, मारा है, पीटा है, हत्या की है, कांग्रेस ने मुस्लिम समाज के हक में मुझे आप एक स्टेटमेंट बताइए कांग्रेस ने मुस्लिम समाज के हक में दिया हो तो। आपने बिल्किस बानो का उदाहरण सुना, जो हमारी बहन बिल्किस बानो जिसके साथ रेप हुआ
और बहुत नाइंसाफी हुई। वो लोग कौन थे? ब्राह्मण थे वो लोग। उनको जेल में बंद कर दिया गया, फांसी की सजा सुना दी गई, सब कुछ हुआ, लेकिन बाद में उनको उनका चरित्र देख करके, उनका करैक्टर देख करके, गुड करैक्टर है इनका, उनको बाइज्जत रिहा कर दिया गया। ये कैसी डेमोक्रेसी है भाई? जिसको सजा सुनाई गई है तो उसको तो सजा पूरी मिलनी चाहिए ना। लोग स्वागत कर रहे हैं, माला डाली जा रही है। और हमारी बहन बिल्कुल बानो का क्या बयान आया था कि जैसे ही अभी जेल में से बाहर निकले तो मुझे तो घर से बाहर निकलने तक भी डर लग रहा है। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है ये उस घटना का कहीं दोबारा अंजाम ना दे दें। मुझे बताओ, कांग्रेस ने कभी इसका विरोध किया? आप पढ़े लिखे हो, बताइए, कभी किया? सच्चर कमेटी को लागू करने के लिए कभी कांग्रेस ने पहल करी? नहीं की। मान्यवर साहब काशीराम जी कहते थे कि कांग्रेस सांपनाथ है और बीजेपी नागनाथ है। ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। कभी कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाती है, कभी बीजेपी गवर्नमेंट आ जाती है, फिर कांग्रेस की आ जाती है, फिर बीजेपी की आ जाती है। गरीब आदमी गरीबी में ही दम तोड़ देता है, गरीब आदमी गरीबी में मर जाता है। गरीब आदमी कभी अमीर नहीं बन पाता और अमीर आदमी कभी गरीब नहीं बन पाता। अमीर लोग दिन पे दिन अमीर हो रहे हैं, धन्ना सेठ हो रहे हैं, पूंजीपति हो रहे हैं। इतना पैसा है कि वो उन्हें खुद मालूम नहीं होता है। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? दिल्ली के अंदर शाहीन बाग का मामला आपने सुना, 3 कृषि कानून बिल का मामला आपने सुना, नोटबंदी का मामला आप लोगों ने सुना। नोटबंदी गरीब समाजों के हित में थी क्या? देश के हित में थी क्या नोटबंदी? जो आप लोगों ने मेहनत करके खून पसीने से थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा किया होगा कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हम अपने बच्चे की शादी करेंगे, हम अपने बच्चे के लिए मकान बनाएंगे, वो सारा पैसा इकट्ठा करवा लिया बैंक में और फिर मिला किस तरीके से? कितने लोगों की हत्या हो गई, कितने लोगों को परेशानी उठानी पड़ी, कितनी महंगाई हो गई। उस समय की महंगाई को आज भी झेल रहे हैं लोग। दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की चर्चा चल रही है। जो उनके धर्मगुरु हैं बीजेपी के, वो आए दिन देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। धर्म हमारा, देश हमारा धर्मनिरपेक्षता के आधार पर है, सेकुलर है, इसमें सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। क्या ये हिंदू राष्ट्र बनने से हमारे देश की समस्या खत्म हो जाएंगी? क्या महंगाई खत्म हो जाएगी? क्या युवाओं को रोजगार मिलने लग जाएगा? क्या मुस्लिम दलितों के साथ में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, जो जाति हो रही है, हिंदू राष्ट्र बनने से क्या वो बंद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा? नहीं होगा। बाबा साहब क्या कहते थे? बाबा साहब कहते थे इस देश का संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर इस संविधान को चलाने वाले लोगों की नीयत और नेकी साफ नहीं रहेगी तो ये बड़ा संविधान भी, अच्छा संविधान भी खराब साबित होगा। और किसी भी देश का संविधान चाहे कितना क्यों ना हो, और संविधान को चलाने वाले तो संविधान भी सही साबित होगा। हमारे देश को 75 साल हो गए आजाद हुए। भूखमरी में 107वें पायदान पर है आज, मालूम है आप लोगों को। अमृत महोत्सव मना रही है बीजेपी, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, गरीबी में लोग सुसाइड कर रहे हैं। भूखमरी से बचने के लिए अभी कल परसों की घटना थी, मैंने सुना कि मां ने और बेटी ने सुसाइड कर लिया। जो लोग कर्ज में डूबे पड़े हैं, सरकार उनका ऋण माफ नहीं कर रही है, और जो लोग कर्ज लेकर के बड़ी बड़ी कंपनी, फैक्ट्री, बड़े बड़े धन्ना सेठ, पूंजीपति हो गए, वो लोग विदेशों में भाग गए, उन पे कोई अंकुश नहीं चल रहा है। आप लोग सोचिए कि आपका हित कहां सुरक्षित है। मेरे कहने से, मेरे भाषण देने से, आपको समझाने से आप आज सुनेंगे अच्छा बोलेंगे, कल को सुनेंगे अच्छा बोलेंगे, लेकिन जब वोट डालने की बात आएगी तो आप फैसला स्वयं लेंगे। शायद उस समय में आपको मेरी बात याद ना आए। ये बाबा साहब ने वोट का अधिकार हमें इतनी आसानी से नहीं मिला। ये वोट का अधिकार के लिए बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया।
कुर्बानी दी बाबा साहब ने अपने बच्चों की। गांधी जी की क्या सोच थी मालूम है आपको? कांग्रेस की क्या सोच थी? कांग्रेस की ये सोच थी, जो व्यक्ति MA BA पास हो उसको वोट डालने का अधिकार मिलेगा, जो व्यक्ति सरकारी नौकरियों पर हो उसको वोट डालने का अधिकार मिलेगा, जो व्यक्ति इनकम टैक्स पे करता हो उसको वोट डालने का अधिकार मिलेगा, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के पास में 50-100 बीघे जमीन हो, मालिक हो, उसका जमींदार हो, उसको वोट डालने का अधिकार मिलेगा। अगर बाबा साहब विरोध नहीं करते और वो चारों कंडीशन लागू हो गई होती तो आप बताइए कितने लोग वोट डालने से वंचित हो जाते हैं? आप लोगों को कोई खूनी क्रांति नहीं करनी पड़ी, कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। बाबा साहब ने एक झटके में ही कलम के आधार पर हम लोगों को वोट का अधिकार दिलवा दिया। दिलवाया नहीं दिलवाया? आप लोग वोट डालने जाते हैं, इलेक्शन में सिलेक्शन करते हैं, कैसे लोगों का सिलेक्शन करते हैं? जो लोग आपको महंगाई बढ़ा करके दे रहे हैं, जो लोग आपको गरीबी बढ़ा के दे रहे हैं, जो लोग अपनी बहन बेटियों की इज्जतों को खिलवाड़ करते हैं, हम न्याय नहीं मिलता है, 5 साल बाद उन्हीं को वोट दे देते हो। आपके वोट देने का मतलब क्या हुआ? आपके वोट देने से ही महंगाई बढ़ रही है, आपके वोट देने से ही हिंदू मुस्लिम के नाम पे संप्रदाय दंगे हो रहे हैं, आपके वोट देने से ही गरीबी बढ़ रही है, आपके वोट देने से ही हम लोग अशांति में जी रहे हैं। आप लोग चिंतन नहीं करते हैं। अगर व्यक्ति को एक बार ठोकर लग जाए तो दोबारा संभल के चलता है, लेकिन आप तो बार बार ठोकर खा करके भी संभल नहीं पा रहे हैं, अपने अधिकारों को नहीं समझ पा रहे हैं, अपनी ताकत को नहीं जान पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, वहां पर अपराध मुक्त, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, न्याय युक्त और विकास युक्त वातावरण मिला उत्तर प्रदेश के लोगों को। वहां लोगों के अच्छे दिन आ गए, लेकिन कर्नाटक में तो नहीं आए। यहाँ भूमिहीन किसान है, उनको क्या खेत मिले, जमीन मिली? यहाँ युवा पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टरेट हैं, प्राइवेट काम ढूंढते डोल रहे हैं। सरकारी नौकरी मिल रही है क्या? कोई ऑटो चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई बीड़ी सिगरेट बेच रहा है। इससे क्या भला होने वाला है? इससे तो मात्र 2 रोटी मिल सकती हैं। आप अपने बच्चों को सही एजुकेशन नहीं दे सकते हो, कंपटीशन में आप पास करवा नहीं सकते हो अपने बच्चों को, तो आपका वोट कहाँ खराब जा रहा है? भाई आप चिंतन करो, सोचिए। आपका वोट कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी और जेडीएस पार्टी को जाकर के आपका वोट खराब जा रहा है, गड्ढे में जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी को वोट देने से आपका वोट खराब नहीं होता, गड्ढे में नहीं जाता, आपका वोट कामयाब होता है। आपको पता है, लोग कहते हैं कि बीएसपी तो बीजेपी की बी टीम है। ये चर्चा आप लोगों ने सुनी होगी। बीजेपी की बी टीम सपा है, बीजेपी की बी टीम आम आदमी पार्टी है, बीजेपी की बी टीम और पार्टियां हैं देश में। बीजेपी ने 23 पार्टियों के साथ में गठबंधन करके चलती है, कांग्रेस कई पार्टियों के साथ में गठबंधन करके चलती है, जैसे पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस है, जैसे यहां से जेडीएस है। ये गठबंधन करके तो ये चल रहे हैं। ये लोग मीडिया के पिछलग्गू हैं, ये मीडिया इनको जिताती है। जनता को बहकाने के लिए मीडिया सबसे बड़ा हथियार है लोगों के पास में। ये खूब पैसा देते हैं उनको। जो मीडिया वाले हैं उनकी आप तनख्वाह देखिए, उनके घर मकान जाकर के देखिए कहां से पैसा आया इतना। बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस बीजेपी की पिछलग्गू नहीं है। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी स्वतंत्र पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी की अपनी पहचान है, बहुजन समाज पार्टी की अपनी विचारधारा है, बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा हाथी निशान है। बहुजन समाज पार्टी समता मूलक समाज बनाना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में गैर मानवतावादी विचारधारा को समाप्त करके मानवतावादी विचारधारा को स्थापित करना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकरवादी है। ये आप बताइए, कांग्रेस के होर्डिंग देखिए, बीजेपी के होर्डिंग देखिए, जेडीएस के देखिए और हमारे बीएसपी के होर्डिंग देखिए। आपको उनपे अन्ना बसवन्ना जी का फोटो दिखाई देगा,
गौतम बुद्ध का फोटो दिखाई देगा, महात्मा ज्योतिबा फूले जी का, माता सावित्रीबाई फूले जी का, हजरत टीपू सुल्तान जी का, नालबड़ी किसराज बड़ियार जी का, अन्ना बसवन्ना जी का, बाबा साहब का। इसका क्या मतलब हुआ, क्या लॉजिक है ये? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे महापुरुष हैं, इन महापुरुषों ने त्याग संघर्ष किया है, जो बलिदान दिया है समाज को जगाने के लिए, इन लोगों की विचारधारा को, हमारे महापुरुषों की विचारधारा को बहुजन समाज पार्टी लेके चल रही है। और कांग्रेस किस विचारधारा को लेके चल रही है? आपने उसके होर्डिंगों में कोई फोटो देखा है बाबा साहब का कभी? जयंती पे तो आप देखते होंगे, 14 अप्रैल आ रही होगी या 6 दिसंबर आ रहा होगा, तो आप लोगों ने कांग्रेस, बीजेपी या जेडीएस के होर्डिंगों पर देख लेते होंगे फोटो, लेकिन परमानेंट फोटो आपने कभी नहीं देखा होगा। देखा कभी? अगर कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस जय भीम बोल रही है, बाबा साहब के चरणों में नतमस्तक करती है, तो ये ताकत बहुजन समाज पार्टी की है। जैसे आज बाबा साहब के नाम के बगैर किसी भी राजनीतिक दल का राजनीति करना अधूरा माना जाएगा, बगैर बाबा साहब के नाम लिए, ठीक उसी तरह से आने वाले समय में साहब काशीराम जी के बिना राजनीति करना आसान नहीं होगा। साहब काशीराम जी ने बाबा साहब के रुके हुए कारवां को आगे बढ़ाया, हमारे संत गुरु महापुरुषों के सपनों को साकार किया। माननीय बहन जी को उत्तर प्रदेश का 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, और उन्होंने कहा कि जो जातियों में टूटे हुए लोग हैं, जो समाज जातियों से टूटा हुआ है, मैं उनको जाति से जोड़ के भाईचारा बना करके मैं बहुजन समाज बनाना चाहता हूं। कांग्रेस ने बहुजन समाज को अल्पसंख्यक में डिवाइड कर दिया, जातियों में बांट करके रखा कांग्रेस ने, लेकिन साहब काशीराम जी ने जाति को समाज जोड़ो आंदोलन चलाया। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, वोट से लेंगे सीएम-पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। बीएसपी का नारा है मुस्लिम भाई हमारा है, मुस्लिम भाई हमारा है, ये भारत देश हमारा है। मुझे बताओ, कांग्रेस कोई ऐसे नारे लगाती है? बीजेपी लगाती है ऐसे नारे? बाबा साहब के नाम पे यहाँ कोई यूनिवर्सिटी बनवाई कांग्रेस ने? हजरत टीपू सुल्तान जी के नाम पे कोई यूनिवर्सिटी बनवाई है क्या यहाँ? माता फातिमा शेख के नाम पे महिलाओं के सम्मान में कोई यूनिवर्सिटी बनवाई? जब वो आपके महापुरुषों का सम्मान नहीं कर रहे, आप किस खेत की मूली हो? आपका तो सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं आपके पास में, आपका तो सिर्फ वोट चाहिए। ज्यादा आपके समाज को विधायक बना देंगे, और विधायक भी वो रहेगा जो आपके विधानसभा में कुछ काम नहीं कर सकता, चमचा रहेगा वो। ज्यादा सांसद बना देंगे, सांसद भी बनाएंगे, पिछलग्गू काम नहीं कर सकता वो आपके क्षेत्र में। तो अब आप ये देख लो, आपको 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, आप क्या आज भी कांग्रेस के पिछलग्गू बन के रहना चाहते हैं? जेडीएस के क्या पिछलग्गू बन के रहना चाहते हैं? अगर आपका हित है तो बहुजन समाज पार्टी में ही सुरक्षित है, और किसी पार्टी में नहीं है। बताइए अगर कोई है तो, कोई ऐसी पार्टी जो मुस्लिम समाज के बारे में सोचती हो? कोई नहीं सोचती। अगर बहुजन समाज पार्टी आपके हित के बारे में सोचती है तो कोई बुरा कर रही है क्या? आपको पता नहीं है? माननीय बहन जी ने कहा कि मुस्लिम समाज मुझ पे विश्वास करे। मैं बीजेपी से मिलकर ना तो कभी चुनाव लड़ी हूं, ना भविष्य में कभी बीजेपी के साथ में मिलकर चुनाव लड़ूंगी, और मैं राजनीति से संन्यास तो दे सकती हूं, लेकिन मैं बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगी। और मैं क्यों लूं? मैं राजनीति से संन्यास क्यों लूं? मैं ताकतवर हूं, मैं मजबूत हूं, मैं स्वाभिमानी हूं, मैं किसी के सामने डरती नहीं, किसी के सामने दबती नहीं, किसी से डरती नहीं। आप देखिए, जब भी कोई बात आती है माननीय बहन जी तुरंत कॉन्फ्रेंस करती हैं या नहीं करती हैं? तो आप कांग्रेस करती है क्या? नहीं करती है? तो आप अंतर समझिए ना, पढ़े लिखे लोगों, बुद्धिजीवी वर्ग,
हमारे सामने बैठा, युवा वर्ग बैठा हमारे सामने। आप चिंतन कीजिए, आप लोग वोट डालोगे, आज नहीं कल डालोगे, जब 18 साल के हो जाओगे आप वोट डालोगे। अपने बच्चों को समझाइए। बाबा साहब को कांग्रेस ने भारत रत्न नहीं दिया, दिया क्या कांग्रेस ने? बहुजन समाज पार्टी की वजह से बाबा साहब को भारत रत्न मिला। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को कांग्रेस ने क्या पास किया? बहुजन समाज पार्टी की वजह से मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया गया। आप लोगों को चिंतन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आप सोच को बड़ा कीजिए। ये मत सोचो कि मेरा बेटा नहीं पढ़ पाया तो मैं ऐसे कोई दुकान खोल के दे दूंगा, वो छोटा मोटा काम कर लेगा। अपने बच्चों की सोच को बड़ा कीजिए। ये जो बड़े बड़े संवैधानिक पोस्ट हैं उन पे कौन बैठेगा? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राष्ट्रपति कौन बनेगा? IAS IPS कौन बनेगा? जो बड़े बड़ी पोस्ट पर बैठे ना है तो कौन बैठेगा उन पे? DM कौन बनेगा? अपने बच्चों के सोच को बड़ा कीजिए। आप अपनी सोच को बड़ा कीजिए। आप कामयाब नहीं हो पाए कोई बात नहीं, आपकी जिंदगी तो कट जाएगी। 10 साल जियोगे, 20 साल जियोगे, आपके बच्चों को क्या होगा भाई? आपने वोल्टेयर को पढ़ा होगा तो वोल्टेयर का एक कोटेशन मैं आपको बता रहा हूं। वोल्टेयर ने कहा कि जिन गुलामों को अपनी जंजीरों से प्यार हो जाए तो वो कभी आजाद होने की सोचता नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने उसकी बात को क्रॉस किया। बाबा साहब ने कहा जिन गुलामों को, यदि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दिया जाए तो वो विद्रोह कर देगा। हम आपको ये बताने के लिए आए, समझाने के लिए आए। आप वोल्टेयर का उदाहरण मत बनो। आप ये मत सोचो कि हम कभी कुछ कर नहीं सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप कर सकते हो। कमजोर कमजोर वर्ग जब एक साथ मिल सकता है, गरीब का दर्द गरीब ही समझ सकता है। अमीर आपके दुखों को देख करके सुन के हंसेगा अमीर आदमी। अमीर लोगों को क्या पड़ी है कि गरीब लोगों की कमजोरी को, दुख तकलीफों को दूर करें। अगर वो अमीर लोग गरीब लोगों को अपने कुल में ले आएंगे तो फिर उनके यहाँ मजदूरी कौन करेगा? फिर वो शोषण किसका करेंगे? है? इसीलिए गरीब गरीब लोगों को, गरीब गरीब समाज के भाई बहनों को मिलना चाहिए, एक साथ उठ के बैठना चाहिए और वोट के समय पर हमें वोट बहुजन समाज पार्टी को देना चाहिए। आप लोग केजरीवाल के चक्कर में मत पड़ जाना। उसके पिताजी RSS के थे, वो RSS का था, बनिया है वो बाबा साहब का नाम तो लेता है लेकिन काम गांधी का करता है। कह रहे अपनी इस पार्टी बनाई उसने इसलिए कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। आज इसे कितने मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं मालूम है आपको? इसीलिए वो आम आदमी कह करके खुद खास आदमी बन गया, मुख्यमंत्री बन गया। वो खांसते खांसते कि मुझे खांसी हो रही है, बेंगलोर में इलाज कराने के लिए आया था वो, और उसकी खांसी गायब हो गई। अब वो उसके भी टिकट बड़े बड़े महंगे महंगे बिकते हैं और आरोप हम पे लगाया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी टिकट बेचती है। बहुजन समाज पार्टी तो पहली प्राथमिकता कार्यकर्ताओं को देती है। बहुजन समाज पार्टी यदि कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहे तो पहली प्राथमिकता कार्यकर्ता के लिए है, और ज्यादातर बहन जी कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़वाती हैं। अगर कोई दूसरी पार्टी से कभी कोई आ जाए एक बात अलग है। इन लोगों की नजर, कांग्रेस बीजेपी के लोगों की नजर आपकी वोट पे है और आपके पैसे पर है। जब तक आप पैसा खूब खर्च करते रहेंगे इनकी पार्टी में रह करके तो आपको पूछते रहेंगे, मानते रहेंगे। जिस दिन आपने पैसा देना बंद कर दिया, जिस दिन आपने वोट देना बंद कर दिया, वो आपके घर पे झांकेंगे भी नहीं। आपका वोट वहां खराब हो रहा है। और कर्नाटक प्रदेश में इस बार बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। कर्नाटक प्रदेश में पहले से बेहतर रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा।
आप लोग अपना वोट कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस, आम आदमी पार्टी को देकर के बेकार मत कर देना। ये लास्ट चांस है आप लोगों के लिए। अगर 2024 में मोदी दोबारा आ गया, आपके हाथों से वोट का अधिकार चला जाएगा, देश ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। मुस्लिम समाज के लोगों को कितना प्रताड़ित करेंगे, हमको कितना प्रताड़ित करेंगे, ये आप आंकलन भी नहीं कर सकते हो। अभी तो कुछ नहीं, हमारा भविष्य डूबने वाला है। तो इसीलिए आप अपना सोच समझ के फैसला लेना, बहुजन समाज पार्टी को वोट देना। मेरी बोल तो मैं और भी सकता हूं, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तबीयत मेरी खराब चल रही है और अजान भी हो रही है। लड़ाई मात्र सरकार बनाने की नहीं है। मानव काशीराम साहब कहते थे, हमारा उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना तो है, लेकिन मान सम्मान पाना भी है। ये लड़ाई मान सम्मान की है, ये लड़ाई हमारे अधिकारों की है, ये लड़ाई हमारे वजूद की है, हमारे सिद्धांतों की है। आप इसको केवल पॉलिटिकल पार्टी समझ के वोट ना करें। आप हजरत टीपू सुल्तान जी का हिस्ट्री पढ़ें। उन्होंने स्त्री को जो स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, उन्होंने वो अधिकार दिलवाया, जो कि मनुवादी लोग टैक्स लेते थे। तो आप लोग मानवतावादी विचारधारा के लोग हो, इंसानियत में विश्वास करने वाले लोग हो, तो इसीलिए आप लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट देना। इस बार तो बहुजन समाज पार्टी को वोट देना आप, क्योंकि यहाँ आपका जो विधायक है कांग्रेस से है और महिला है। आप यकीनन बताइए कितना काम किया है उन्होंने आपके लिए। पानी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, केवल यहाँ गुलबर्गा में नहीं, पूरे कर्नाटक में प्रॉब्लम है पानी की। मैंने ट्रॉलियों पे पानी को लोड करते हुए लाते हुए देखा लोगों को। शौचालय नहीं बने हैं, रूरल क्षेत्रों में जाके देखो, शौचालय नहीं बने हैं, ऑन रोड पे आके खुला शौच करते हैं महिलाएं और पुरुष और बच्चे। ये आपको जुमले देंगे कि हम पानी फ्री करेंगे, बिजली फ्री करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। मैं दिल्ली में रहता हूं, कितनी यूनिट फ्री है, क्या उसका वो है लॉजिक, कितना पानी फ्री है। जो पानी आता है वो सप्लाई वाला पानी आता है, उसे आप पी नहीं सकते हो, केवल झाड़ू पोछा लगा सकते हो, कपड़े धो सकते हो, नहा सकते हो। पीने का पानी सबको परचेज करना पड़ता है अलग से। कौन सा पानी फ्री है भाई? जितनी यदि लाइट हम कम यूज करेंगे तो कम बिल आएगा, ये तो ऑटोमेटिक बात है। आप जितना कम खर्चा करेंगे उतनी ज्यादा बचत होगी। सभी लोगों के लिए तो बिजली फ्री नहीं है, सभी लोगों के लिए तो पानी फ्री नहीं है। और हम ना तो आपको पानी फ्री देने की बात करते, ना हम बिजली फ्री देने की बात करते हैं। हम ये कहते हैं हम आपको फ्री में रोजगार देंगे, आपके बच्चों को नौकरी देंगे सरकारी, जो बैकलॉग रुका हुआ उसको पूरा करेंगे, जो गरीब लोग हैं जिन पे मकान नहीं है उनको मकान देंगे, जो भूमिहीन किसान है उनको जमीन देंगे। आपको अगर न्याय नहीं मिलता है तो आपको न्याय दिलवाएंगे। यहाँ कर्नाटक में भी कानून का राज कानून के द्वारा चलेगा, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा बहुत तो कष्ट झेलना पड़ेगा, कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। जो आप कांग्रेस को वोट देते आ रहे हो उसको देना बंद करना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी को वोट देने की बात कीजिए, करोगे? हाँ भाई करेंगे, है ना? बोल तो नहीं जाओगे मुझे, हैं? बोलना नहीं है मुझे, भले ही भूल जाना, लेकिन बीएसपी को मत भूलना, माने बहन जी को मत भूलना, हमारे महापुरुषों को मत भूलना। आप लोग बहुजन समाज पार्टी को देना, वोट देना, उनको जिताना। ये महमूद ने इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, महमूद शाह ने एप्लीकेशन फॉर्म दिया है कि मुझे अगर मौका मिलता है यहाँ चुनाव लड़ने का तो मैं सीट जिता करके दूंगा, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र ज्यादा है।
कितनी आबादी है मुस्लिम समाज की? 60% है। और दलित समाज की शेड्यूल कास्ट कितनी है? आपको करना क्या है? जितने भी आप भाई हमारे बैठे हुए हैं, इनको जिताने के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। जब तक हम नहीं करते तब काम हमें मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम काम को करना स्टार्ट कर देते हैं, शुरू में मुश्किल लगता है लेकिन बाद में बहुत आसान लगता है। यदि आप करना चाहो और काम, उसी काम को करने में मजा आता है जो कठिन काम हो। सरल काम को तो हर कोई कर लेता है? हम अम्बेडकरवादी हैं, हम संघर्षों के आदी हैं। हमारे महापुरुषों ने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि जो कल्पना से परे थे, आज हम उनको याद करते हैं। तो इस सीट को जीतना आसान है। आप कांग्रेस को मुद्दा बनाइए, कांग्रेस की जो नाकामी है उसको बताइए। अगर जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू नहीं करती कांग्रेस, तो बीजेपी सत्ता में नहीं आती। अगर राम मंदिर कांग्रेस बनवा देती तो बीजेपी सत्ता में नहीं आती। अगर ईवीएम को कांग्रेस लेके नहीं आती ना, तो बीजेपी सत्ता में नहीं आती। कांग्रेस की कमियों की वजह से ही, कांग्रेस की कमजोरी की वजह से ही बीजेपी सत्ता में आई है केंद्र में। और साहब काशीराम जी कहते थे कि कांग्रेस का जो बुरा हाल हुआ है वो बीएसपी की वजह से हुआ है, क्योंकि अगर कांग्रेस सही काम करती तो बीएसपी को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कांग्रेस ने सही काम नहीं किया, हमारे महापुरुषों के मान सम्मान में कुछ नहीं किया, इसीलिए बीएसपी की स्थापना की गई। और कांग्रेस का जो आज बुरा हाल है वो बहुजन समाज पार्टी की वजह से है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जो खत्म किया वो बहुजन समाज पार्टी ने खत्म किया। और साहब काशीराम जी कहते थे, जैसे जैसे बीएसपी खत्म होगी, बीएसपी नीचे जाएगी, वैसे वैसे बीजेपी ऊपर आएगी, क्योंकि हमारे पास में संसाधन कम है। बीजेपी के जो लोग हैं उनके पास में संसाधन ज्यादा हैं, उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, पैसा ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे बीजेपी का ग्राफ घटेगा, गिरेगा, वैसे वैसे बहुजन समाज पार्टी ऊपर आएगी। 14 में प्रधानमंत्री बनाया, 19 से प्रधानमंत्री बनाया, 2024 में परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। आप लोगों के अच्छे दिन कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस की सरकार में नहीं आ सकते। यदि आप लोगों के अच्छे दिन आ सकते हैं तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की सरकार में आ सकते हैं और नहीं आ सकते। तो इसीलिए आप लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार हो जाओ, कमर कस लो। अगर ये भाई चुनाव लड़ते हैं, इनको टिकट मिलता है, तो कैंडिडेट के ऊपर आप डिपेंड मत होना, इनके ऊपर निर्भर नहीं होना कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल डलवाएंगे, डीजल डलवाएंगे, या हमें कुछ खाने को देंगे, या हमें कुछ पैसा देंगे वोट डलवाने के लिए। आप इनका धन्यवाद कीजिए कि ये आपके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। हर कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो हमारे मान सम्मान की लड़ाई को लड़ रहा है, हमारे हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। तो हमें बोझ नहीं बनना कैंडिडेट के ऊपर है। हम सब बहुजन समाज पार्टी जो कार्यकर्ता हैं, हम सब चुनाव लड़ रहे हैं। हम सबको ये सोच के चलना है कि चुनाव मात्र अकेले ये नहीं लड़ रहे हैं, हम सब लड़ रहे हैं। और आप सबकी जिम्मेदारी ये है कि मैं अब 15 अप्रैल से पहले मैं इधर आ जाऊंगा, 7-8 तारीख में मैं इधर आ जाऊंगा, 8 तारीख में इधर आ जाऊंगा। तो आपको 10 तारीख की मीटिंग भी, 10 तारीख की मीटिंग में आपको पहुंचना है। डिस्ट्रिक्ट कमेटी की मीटिंग हम लोगों ने बुलाई है, आपको वहां पहुंचना है और कंफर्म हो जाएगा प्लेस कहां पर है। तो आप जब वहां पहुंचेंगे तो हम आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, बहुत सारे काम बताएंगे। एक काम अभी बता देता हूं मैं आपको कि आप एक दिन में, जो आपके फ्रेंड सर्कल है, एक दिन में 10 लोगों के नाम अपनी डायरी में लिखेंगे जिनको आप जानते हैं। एक दिन में 10 लोगों के नाम, फोन नंबर, उनका एड्रेस लिखेंगे और उनसे मिलेंगे, अपील करेंगे वोट डालने के लिए, बीएसपी को वोट देने के लिए। यहाँ तो मेट्रो स्टेशन नहीं है क्या? रेलवे स्टेशन तो है,
रेलवे स्टेशन पे आप सुबह शाम जाएंगे, जो यात्री निकलते हैं उनको हैंडबिल देंगे, उनका नाम, फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर नोट करेंगे। अस्पताल है यहाँ पर, अस्पतालों में जाएंगे आप, मरीजों की मदद करेंगे, फ्रूट्स ले जाएंगे, कुछ भी बिस्किट वगैरह, फ्रूटी वगैरह ये लेके जाएंगे, आप उनकी मदद करेंगे, उनके नाम, फोन नंबर वहां लिखेंगे। पार्क है यहाँ पर, पार्क मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हो तो आप ऐसे रिबन डाल लेना गले में, कैप पहन लेना, डाई ले जाना, उनके नाम, फोन नंबर लिखने कि भाई हम बहुजन समाज पार्टी से बीएसपी को वोट देना आप लोगों को। कुछ मना करेंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ अनसुनी कर देंगे, लेकिन ये काम आपको करना है। ये फल वाले हैं, सब्जी वाले हैं, दुकानदार हैं, इन सबके पास जाइए आप, इन सबके नाम, फोन नंबर नोट कीजिए, एक ग्रुप बना लीजिए, ग्रुप में उनको ऐड करते रहिए, ठीक है। बीएसपी की जो काम है, जो किए माननीय बहन जी ने काम, उनको बताते रहिए। बीएसपी की जो मीटिंग होती है उनको शेयर करते रहिए, और 10 तारीख की जो मीटिंग है उसमें उनको बुला के लाइए, फिर हम वहाँ ठीक से बताएंगे, समझाएंगे। मेरा स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है, दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा मेरे पेट में, तो इसलिए मैं बात ज़्यादा जोर से नहीं कर रहा हूँ और कर भी नहीं पा रहा हूँ मैं। तो नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे, जब हम आपको ठीक से बताएंगे, ठीक है। जय भीम, जय भारत, जय काशीराम जी, खुदा हाफिज, धन्यवाद। हमारे सेक्रेटरी सुगुर जी सेक्रेटरी भी आए हुए हैं, उनको तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी नॉर्थ असेंबली की ओर से आज बुलाई हुई कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हमारे बहुजन समाज पार्टी के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर और स्टेट इंचार्ज माननीय दिनेश गौतम जी, और इस मंच पे उपस्थित रहे जिला अध्यक्ष सुनील इंगरकल जी और सिटी प्रेसिडेंट महमूद शाह जी, बहुजन समाज पार्टी के लीडर और अपने सामने बैठे हुए बहुजन समाज सम्मानी कार्यकर्ता। आज इस सभा में आपसे हम विनती करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आने वाले दिन में 2023 अप्रैल या मई में चलने वाले इलेक्शन में आप बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े रह के बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करना बोल के मैं आपसे गुजारिश करता हूं। और कई 75 साल हो गए, कई पार्टियां इस देश को हुकूमत की है। अब कांग्रेस पार्टी बोल रहे हैं कि मंथली 2000 रुपये देंगे, घर के जो ये रहते औरत बड़ी मुखिया, उनके हम 2000 रुपये देंगे, गारंटी दे रहे, और 10 किलो चावल का गारंटी दे रहे। ये क्या गारंटी है? हम बोलते बहुजन समाज पार्टी वाले एक फैमिली को 4 एकड़ जमीन देते हैं, हम गारंटी देते हैं, और एक नौजवान को हम एक नौकरी देते हैं, एक गारंटी बहुजन समाज पार्टी देता है। यही हम कांग्रेस पार्टी को हम सवाल करने चाहते हैं, ये गारंटी वो लोग दे सकते क्या? बल्कि एक घर को 4 एकड़ जमीन और एक घर को नौकरी, ये दे सकते क्या? आप पूछ सकते हैं। इसलिए हम बहुजन समाज पार्टी गारंटी देते हैं, आने वाले दिन अगर इस कर्नाटक प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी सरकार आए तो हम घर को एक नौकरी देंगे, घर को 4 एकड़ जमीन देंगे, बल्कि हम गारंटी देते हैं। इसलिए साथियों, आपको मालूम है पिछले लॉकडाउन की वजह से बहुत युवा बेरोजगार हुए से, इसलिए आप सोचना है, समझना है। और बहुजन समाज पार्टी एक मात्र पार्टी है कि दलित और पिछड़ा और अल्पसंख्यक लोगों का पार्टी है, इसलिए ये पार्टी हमारा खुद का पार्टी है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं, आने वाले दिन में आप लोग पूरे अपने तन मन धन से बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाओ और कामयाब करते बोल के मैं आपसे गुजारिश करके मेरा 2 बात यहाँ पर खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय टीपू, खुदा हाफिज। आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी दोस्तों को मेरा जय भीम और अस्सलाम वालेकुम। आज के इस मीटिंग के बारे में मैं शुरुआत, बाबा साहब का एक कोटेशन है वो बोलते हुए मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। बाबा साहब एक बात बोलते हैं, जिस समाज के ऊपर जुल्म होता है बोले तो, किस समाज के ऊपर जुल्म होता है बोले तो, जिस समाज के हाथ में सत्ता नहीं है उस समाज के ऊपर जुल्म होता कहते हैं। जिस समाज के आज के देश में मुस्लिम के हाथ में सत्ता नहीं है और दलित के हाथ में सत्ता नहीं है, इसलिए हम लोगों के समाज के ऊपर ही जुल्म और अत्याचार हो रहा है। मैं दलित कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। हमारे ऊपर
ये पूरे देश में रेप और जुल्म और अत्याचार होता है, मुस्लिम समाज के ऊपर जुल्म और अत्याचार होते ही आ रहे। देश को आजादी होकर 70 साल हो रहा, फिर भी ये लोग दबे कुचले हैं, फिर भी हम बराबर वोट डाल रहे हैं। हम सत्ता में नहीं आ रहे फिर भी वोट डाल रहे हैं। हमको सोचना चाहिए कि 70 साल से हम वोट डाल रहे, हमको सत्ता में नहीं आ रहे। अब तक देखो कांग्रेस को हम वोट डालते आ रहे हैं। कितने लोगों को सीएम बनाए उन्होंने? नहीं बनाए। कितने दलित को सीएम या पीएम बनाए? नहीं बनाए। ये लोग क्या करते हैं, इलेक्शन में 500 की जगह 1000 देंगे। ये लोग हमारे वोटर्स है, वो समझ गए ये वोट बैंक है हमारी है। तो कांग्रेस वालों इस बार होशियार रह जाओ, तुम्हारी कुर्सी हिलने वाली है, कांग्रेस इस बार गिरने वाली है। क्योंकि युवा पूरा जाग चुका है। हम 500-1000 में नहीं बिकने वाले हैं। बाजार में कौन बिकते हैं? जानवर बिकते हैं। हम क्या बिकने के वास्ते? हम क्या जानवर है? हम शेर की तरह रहना है। शेर कभी बिकता नहीं। मार्केट में कभी शेर बिकते हुए देखा है आपने? नहीं। ऐसा ही हमको कोई जितना है तुम्हारा रेट बोल के नहीं आना, क्योंकि हमको ऐसा शेर की तरह रहना है। ऐसा ही हमको वोट को कभी भी बेचना नहीं है। ये हमको वोट बहुत मुश्किल से मिला है। ये वोट को ना हम अपने माँ बहन की इज्जत की तरह हमको हिफाजत करना है। कहीं हमारे माँ बहन की इज्जत को हमको 500-1000 में बेचना नहीं है। और ये कांग्रेस जो है हमको 70 साल इस्तेमाल करिए, हम भी उनको 70 साल देके एक हमारा काम कर रहा है, हमारे कम्युनिटी का काम कर रहा है, हमारे समाज का काम, हमारा कौम का काम कर रहा है नहीं कर रहा है देखने के लिए 5 साल बस है। हम कांग्रेस को 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 50 साल 70 साल से देखते आ रहे हैं। भाई छोड़ देना अब उनको। हमारे काम ये भला नहीं करने वाली है। चुप हमारे को ग्राम पंचायत मेंबर बनाए या कारपोरेशन मेंबर बनाए, ZPTP मेंबर बनाए, उतना ही हमको खाली ये मुर्गी को दाने डाले सर का काम इतना ही करती है वो। अभी भी 2000 रुपए के देने का काम है, ये बिल्कुल फेक है, ये झूठा है। 2,000 रुपए देने के काम बात जो उन्होंने बोल रहे हैं, पूरे कर्नाटक में 2,000 रुपए उन्होंने देने के बात कर रहे हैं। इतने पैसे लाएंगे कहाँ से उन्होंने? 2,000 रुपए की देने का जो वादा कर रहे हैं उन्होंने, कहाँ से लाएंगे पैसा? हिसाब पूछो, उनका मुंह बंद हो जाएगा। तो ये लोगों को हमको खाली गोली पिलाने का काम कर रहे हैं। हमको बेवकूफ नहीं बनना है। ये कांग्रेस हमको 70 साल से बेवकूफ बना रहे हैं, इस बार बेवकूफ नहीं बनना है। और रही बात बीजेपी की, खाली हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर हमको वोट ले रही है। और दलित SC कहीं भी जाओ आप उनको हिंदू मत समझना, क्योंकि हिंदू मुस्लिम बोलते साथ सबको लेते हो ना। जब नौकरी देने की, जब सत्ता देने की बात बोले तो ये SC है, वो है, फलाने हमको तोड़ देते हैं। जब हिंदू मुस्लिम आते हो तो सबको एक लेते हैं। हम हिंदू नहीं है। हम दलित SC बाबा साहब अम्बेडकर के लोगों को आप कहीं भी हिंदू नहीं मानना चाहिए। वो हिंदू नहीं हो सकते और ये हिंदू राष्ट्र भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बीजेपी हमको आपस में लड़ाकर वोट लेती है। हमको उनके बहकाव में नहीं आना चाहिए। और बात रही JDS की, JDS एक लोकल बस है। हमको खाली लोकल में फिरने मिलते। जब हमारे समाज के ऊपर जुल्म और अत्याचार गुजरात में हुआ तो गुजरात में JDS का कैंडिडेट मिलेगा क्या? खुल के बोलो सही भी, JDS का वहां मिलता क्या? गुजरात में, गोवा में, आंध्रा में, तमिलनाडु में? ये खाली कर्नाटक में लोकल बस है। वो लोकल बस को जड़ में क्या करेंगे आप? वो 4 दिन का टिकने वाला है, खाली वो 4 दिन का चलने वाला, अपना उल्लू सीधा करने के वास्ते। कांग्रेस तो वैसा है, बीजेपी तो ऐसा है, JDS तो लोकल है। लोकल पार्टी में चढ़ के हमारा टाइम, वक्त, हमारा वोट सब कुछ भी बर्बाद नहीं है। हमको आना है, काम करना है, सत्ता पकड़ना है बोले तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी। बहुजन कहीं को बोल रहे बोले तो हम बहुत जन है। हम इस देश में दबे कुचले लोग 85% है। हम बाबा साहब बोले दबे कुचले लोग पूरे एक हो जाओ, तुम्हारे सामने कोई भी नहीं है। हम अगर इकट्ठा हुए तो हाथी की ताकत आती है हमारे पास। इसलिए सिंबल भी हाथी का दिए हम। अगर हम लोग अगर मिल जाए तो हाथी के सामने कोई भी नहीं जानवर नहीं टिकेगा। तो जंगल में ताकतवर जंगल में अगर ताकतवर अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ हाथी रहता है। इसलिए अगर दबे कुचले लोग अगर हम इकट्ठा हो गए तो हाथी के ताकतवर हो जाएंगे हम। इसलिए भाइयों, आपको मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे समाज को न्याय और मान और सम्मान देना चाह रहे हैं बोले तो हम और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के तहत ही हमको सत्ता पकड़ना है। कांग्रेस वाले को हमको सत्ता नहीं देती, बीजेपी वाले को हमको सत्ता नहीं देती। वो JDS तो लोकल है, वो दिमाग में नहीं डाल लेना। वो आम आदमी पार्टी है, वो भी बीजेपी का है। वो बीजेपी कैसा बोलती है वैसा सुनती है। एक मिसाल के तौर पर वो गुजरात, वो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब हमको छोड़ दो, हम यूपी तुम्हारे को छोड़ते बोल के आपस राजी होके इलेक्शन लड़े, क्योंकि वो दोनों एक ही है। वो उनका एजेंडा अलग है, उनका झंडा अलग है, एजेंडा एक ही है उनका। तो वो लोग बम्बन यहूदियों की पार्टी है। वो कांग्रेस यहूदियों की पार्टी का मालक है, बीजेपी का पार्टी का मालक वो लोग भी यहूदी है। और ब्राह्मण बनिया बोलते ना, वो आम आदमी पार्टी भी ब्राह्मण बनियों का पार्टी है।
हम जैसे दबे कुचले लोग, हमको भी वोट का, हमारे पास भी वोट है, हमको भी एक राजनीतिक पार्टी क्यों नहीं बनाना चाहिए। हम भी एक सोचकर हमारे बहुजन यूपी में कांची राम साहब बोल के उन्होंने सब दबे कुचले लोगों को लेकर एक पार्टी बनाया, उसी का नाम रखे। उन्होंने क्या नाम रखेंगे, हम बहुत जन है इसलिए हम उसका नाम ही बहुत जन रख देंगे। अगर हम सब मिलेंगे तो हाथी के ताकतवर हो जाएंगे बोलकर हमको सिंबल भी हाथी दिए, इसलिए हाथी को हम मजबूत करना है, हमको सत्ता पकड़ना है, हमारे समाज को मान और सम्मान दिलाना है बोले तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हमको ये मान और सम्मान मिलने वाला है। और कांग्रेस बीजेपी इन सबको 70 साल 50 साल 15 साल से देखे, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं वो तीनों पार्टियों को छोड़ दो, बहुजन समाज पार्टी को जोड़ लो। इतने यही बात बोलकर मैं अपने बात को रखना चाहता हूँ। सबको अस्सलाम वालेकुम और जय भीम। बहुजन समाज पार्टी को आइडियोलॉजी को जानकर वो अयूब शाह हमारे बहुजन समाज पार्टी में आज जुड़ रहे हैं। मैं भी क्यों अपने समाज का, हमारे कौम का काम करने के लिए मैं भी तैयार हूं बोलकर और दिल खोलकर हमारे बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं। हमारे सिटी प्रेसिडेंट उनके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं हमारे भाई, और सबको जोरदार तालियों के साथ उन पार्टी में शरीक हो रहे हैं। जब जोरदार तालियों बजाना बोल के उनको रिक्वेस्ट कर लो शाह भाई। झंडा नीचे लो। इधर देखो बहुजन समाज पार्टी में काम करने के लिए हम भी आज से जुड़े हैं बोलकर अपने खुद मर्जी से। तक नीला झंडा आपके साथ है, जब तक नीला रुमाल आपके हाथ साथ में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि अब देख रहे हैं मस्जिद के नाम पर लड़ा रहे हैं, मस्जिद में लिंग निकला, वो निकला, ये निकला, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रहे हैं। तुम्हारे साथ अगर दलित जुड़ा तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ एससी भी अगर साथ में रहा तो। इसलिए हमको नीला झंडा का साथ लेकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है और बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए उनको जोरदार तालियां बोल के मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ। जय संविधान, जय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जय मायावती जी जो 4 बार अब दलित का जो है अगर इस देश में अगर सीएम दिया है तो आज यूपी में जो है 4 बार जो है दलित सीएम, वहां के 85% लोगों ने जो है ना उस उत्तर प्रदेश को दिया है। और सब में ज्यादा अगर ऑफिसर्स आईएएस ऑफिसर्स पुलिस डिपार्टमेंट में हो या डीसी हो तो आज उत्तर प्रदेश जो है ना दिया है।